प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का 12वां पाठ पढ़ेंगे, मरु सौंदर्य। मरु सौंदर्य जो पाठ है वो राजस्थान के मरु प्रदेश की सौंदर्य की महिमा का वर्णन करता है। सबसे पहले हम पाठ की भूमिका पढ़ेंगे, इसका आप हिंदी समझिए। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिम अंचले प्रसृता अस्ति थार मरुभूमि। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम अंचल में यानी राजस्थान के पश्चिमी दिशा की तरफ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सभी जो जिले हैं, तो उस इलाके में प्रसृता अस्ति फैली हुई है थार मरुभूमि। थार यानी रेगिस्तान की जो भूमि है जिसको थार नाम दिया हुआ है, ये फैली हुई है। राजस्थानीय वयम, हम राजस्थानी लोग, विशेषतः अस्य मरु प्रदेश से शोभा संपदा, विशेष रूप से इस मरु प्रदेश की शोभा संपदा से के अक्षय कोशम प्रति अनुरक्ता गौरवान्विता च स्मः। इसके अक्षय कोश, अक्षय यानी न क्षय इति अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता हो, तो ऐसे कोश, कोश यानी खजाना, वहाँ के धरती के जो गर्भ में, वहाँ के भूगर्भ में ऐसे ऐसे खजाने छिपे हुए हैं, इसके प्रति हम अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, उसके प्रति हमें लगाव है और गौरवान्विता च स्मः, और गौरव भी अनुभूत करते हैं कि हम इस राजस्थान की मरुभूमि के, राजस्थान प्रदेश के हम निवासी हैं। न केवलम वयम अपितु मरु महिम्ना आकृष्टा, न केवल हम लोग, वयम थी हम लोग, अपितु मरु महिम्ना आकृष्ट, अपितु इस मरु प्रदेश की महिमा से आकृष्ट हुए देशाटन रुचि विदेशिका, देशाटन की रुचि करने वाले यानी देश विदेश में घूमने की रुचि रखने वाले विदेशी लोग भी मरु सौंदर्य दर्शन वंचिता, मरु सौंदर्य के दर्शन से वंचित होकर के स्व आत्मनः लोचने की वंचिता मन्यमाना, अपनी आत्मा के लोचनों से, लोचन यानी आंखों से, अपनी आत्मा के आंखों से स्वयं उसको वंचित मन्यमाना, मानते हुए मरु दर्शनम कृत्वा, इस मरु प्रदेश का दर्शन करके, जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों की जो मरुस्थल की रेगिस्तानी जो भूमि है, रेतीली भूमि, वहाँ के दर्शन करके आत्मनः धन्यान मानते, स्वयं अपने आप को वो धन्य मानते हैं। कौन? विदेशी लोग भी। भारत के लोग तो आते ही हैं, हम राजस्थान प्रदेश के भी जाते हैं, पर विदेशी लोग भी इस भारत भूमि का दर्शन करते हुए मरु प्रदेश की भूमि का जरूर वो दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं। राजस्थानी भाषा या महाकवि, राजस्थानी भाषा के महाकवि स्व नाम धन्य, अपने नाम से ही धन्य, पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया, पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया ने तो इमाम भूमि विस्तुवन, इस भूमि की ही स्तुति करते हुए धरती दोहरानी इति अमरम गीतम रचितवा, धरती दोहरानी नामक एक अमर गीत की रचना की। आधुनिक संस्कृत कवयः अपि स्वकाव्येषु, और आधुनिक समय, वर्तमान समय के जो संस्कृत कवि हैं, उन्होंने भी स्वकाव्येषु, अपने काव्यों में चित्ताकर्षकम, मन को आकर्षित कर देने वाला, मन को प्रसन्न कर देने वाला, चारु चित्र, चारु इति सुंदर, चित्रम इति दृश्य, सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ये जो इस पाठ के श्लोक हैं वो कवि विद्याधर शास्त्री के द्वारा लिखित है। आपको एक श्लोक के साथ ही आपको अन्वय भी यहाँ बताया जा रहा है, तो आप सप्रसंग अनुवाद लिखते समय अन्वय भी लिखे और इस पाठ से आप संस्कृत व्याख्याओं का भी अभ्यास करें। आपको सहायता के लिए कुछ PDF फाइल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे श्लोकों की संस्कृत व्याख्या, तो संस्कृत व्याख्याओं का भी अभ्यास करें, सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद भी करें और संस्कृत व्याख्या भी लिखें। मरु सौंदर्य, मरु सौंदर्य, राजस्थान की रेगिस्तानी मरुभूमि का सौंदर्य। शरीर, पहला श्लोक देखिए, शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितोयम चरकेश्वरेण स्नेहार्द्र पाविक रसिक विशिष्ट शुष्कोपि नित्यम सरसः सहदेशः। अब इस श्लोक का हमें अन्वय करना है
तो पहले हम अन्वय करेंगे। पहला शब्द आएगा शरीर विज्ञान विचक्षण चरकेश्वर्य प्रशंसित स यहाँ से लेंगे स, फिर अयम देश स अयम देश शुष्क अपि, यहाँ से इस शब्द का विचार करेंगे शुष्क अपि सन। इसके बाद इस नवे शब्द के बाद आपको सन लिखना है। शुष्क अपि सन नित्यम शुष्क अपि सन स्नेहार्द्र भावेक स्नेहार्द्र भावेक रसे विशिष्टः नित्यम सरसः और आगे अस्थि जोड़ देना। अब ये पूरा अन्वय हो गया। शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वर्येण प्रशंसितः स अयम देशः, यहाँ पर ये पांचवा शब्द है चरकेश्वर्येण प्रशंसितः स अयम देशः शुष्कः अपि सन स्नेहार्द्र भावे रसे विशिष्टः नित्यं सरसः च अस्ति। शरीर विज्ञान के ज्ञाता, अब हम हिंदी अनुवाद देखना है। शरीर विज्ञान के ज्ञाता या जनक, जो शरीर विज्ञान को जानने वाले हैं, ऐसे विद्वान और ज्ञाता महर्षि चरक। चरक की सुश्रुत संहिता आपने पहले पूर्व पाठों में कहीं 8वीं क्लास या 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि आचार्य चरक शल्य चिकित्सा के जनक थे। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत आदि, तो चरक संहिता सुश्रुत संहिता लिखी है। तो जो शरीर विज्ञान के ज्ञाता है, ऐसे महर्षि आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसा किया हुआ स अयम देश, यह वही प्रदेश है जो शुष्क अपि सन, शुष्क होते हुए भी, यानी सूखा होते हुए भी, यहाँ के जब गर्मियाँ पड़ती है तो लगभग 45 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और गर्मी में दिन में भी इतनी गर्मी, और रात्रि के समय में लगभग मध्यकालीन रात्रि के बाद वापस ठंड पड़ना चालू होती है, क्योंकि रेत गर्म भी हो जाती है, तो धीरे धीरे ठंडी इतनी होती है कि वहाँ शीत लहरें दौड़ती है। तो इतना शुष्क होते हुए भी, शुष्क अपि सन, शुष्क होते हुए भी स्नेह आर्द्र भावे रसे विशिष्ट। स्नेह आर्द्र, स्नेह यानी प्रेम, आर्द्र यानी नम्रता, भावे रसे विशिष्ट, आदि भावों के रसों के कारण विशिष्ट। तो स्नेहार्द्र भावे रसे, इसका दो अर्थ है। तो स्नेह का अर्थ प्रेम भी होता है, और स्नेह धातु से स्नेह इति चिकनाहट, घी तेल आदि। तो यहाँ के राजस्थानी व्यंजनों में जो भी राजस्थानी व्यंजन बनते हैं, उसमें घी तेल आदि चिकनाहट का जो ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उसके कारण उसके व्यंजनों में जो सरसता आती है, जो स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं राजस्थानी भोजन में, उसके कारण विशिष्ट होता हुआ शुष्क अपि सन, शुष्क होता हुआ भी नित्यम सरसः च अस्ति, नित्य प्रति सरस है। अब ये जो शब्द हैं, ये आप इसके बाद भी ले सकते हैं और इसके पहले भी ले सकते हैं। ये जो बाद वाले दिए हुए शुष्क अपि सन स्नेहार्द्र भावे रसे विशिष्ट नित्यम सरसः अस्ति, इस तरीके से भी ले सकते हैं और पहले भी ले सकते हैं। स्नेहार्द्र भावे रसे विशिष्ट शुष्क अपि सन नित्यम सरसः अस्ति, सूखा होते हुए नित्य प्रति सरस है, स्वादों से परिपूर्ण है और आनंदमय। सरसता इति रसेन सहितम इति सरस, रस से युक्त। तो वहां पर रस से युक्त स्वाद के अर्थ में अगर लेते हैं, तो यहाँ के
राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग में यहाँ घी तेल आदि चिकनाहट का भोजन में भरपूर प्रयोग होने के कारण यहाँ के व्यंजन इतने रसीले हैं, इतने स्वादिष्ट हैं कि वो शुष्क होते हुए भी नित्य प्रति सरस आनंदमय आवाज कराते हैं। और दूसरा, यहाँ के लोगों की बोलचाल, प्रेम, आर्द्रता, दया आदि भावों के कारण भी ये सभी प्रकार से विशिष्ट होते हुए भी, सूखा होते हुए भी नित्य प्रति सरस है, आनंद देने वाला है। ये राजस्थानी लोग, विशेष रूप से जो मारवाड़ क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की जो बोली है वो इतनी मिठास से युक्त है। वहाँ अगर कभी आप जाएं तो उनकी जो मेहमान नवाजी आओ भगत है, उनका बोलने चलने का, मारवाड़ी लहजे बोलने चलने का जो ढंग, वो आपको सहज रूप से आकर्षित करता है। इस प्रकार ये श्लोक कंप्लीट होता है। एक बार वापस मैं अनुवाद करवा देता हूँ। शरीर विज्ञान के ज्ञाता, शरीर विज्ञान का जानकारी रखने वाले महर्षि चरक के द्वारा प्रशंसित यह वही प्रदेश है। स एव अयम देश अस्ति। यह वही प्रदेश है जो कि शुष्क अपि सन, सूखा होते हुए भी, सन इति होते हुए भी, स्नेहार्थ भाविक रसे विस्तृत, दोनों अर्थों में प्रेम, स्नेह आदि भावों से मेहमान नवाजी आदि जो उनके बोलने चलने का तरीका है, उन भावों के कारण विशिष्ट होता हुआ नित्य प्रति सरस है। और दूसरा, यहाँ के भोज्य पदार्थों में घी तेल आदि चिकनाहट का भरपूर प्रयोग होने के कारण यहाँ के व्यंजनों में जो सरसता आती है, जिसके कारण वो व्यंजन इतने प्रसिद्ध है। आप जानते हैं राजस्थानी भोजन विशेष रूप से दाल बाटी चूरमा, जिसमें घी तेल का भरपूर प्रयोग किया जाता है, उसके कारण यहाँ के भोजन नित्य प्रति सरस और आनंदमय है। या फिर बोलचाल के वजह से जो व्यक्ति विशेष का आचरण है, उसके कारण भी, क्योंकि यहाँ के लोग वन्य पशु, वन्य जीवों के बारे में, वन्य प्रजातियों के संरक्षण के बारे में बहुत सहयोग करते हैं। वो वन्य जीवों के प्रति बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, वन्य वनस्पति। तो इस कारण से भी दया, प्रेम, करुणा आदि भावों से युक्त मेहमान नवाजी, उनके बोलने चलने के आचरण आदि गुणों से विशिष्ट होता हुआ भी, शुष्क होता हुआ भी, सूखा होने पर भी वो नित्य प्रति सरस है, आनंद से युक्त है। ये श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद, आप दोनों अर्थों में इनका भावार्थ लिखें। दूसरा श्लोक देखें। मरु सुवर्ण नहि येन दृष्ट किम तेन दृष्टम कोचित सुदर्शन स्फुटम मरो भांति सुमेरु श्रृंगा शीलासु कृष्णासु न तेहि प्रज्ञा। पहला शब्द मरु सुवर्ण, तो सुवर्ण मरु ही ये न दृष्ट, एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट हुई होती। सुवर्ण मरु ही ये न दृष्ट तेन कुवचित सुदृश्य किम दृष्ट। ये दूसरी लाइन कंप्लीट होती है। तेन कुवचित सुदृश्यम किम दृष्टम। ये शब्द लिखेंगे सुमेरु श्रृंगा, उससे पहले आपको ये लिखना, ये सुमेरु श्रृंगा, ये सुमेरु श्रृंगा मरो स्फुटम भांति। ये सुमेरु श्रृंगा मरो स्फुटम भांति ते ही कृष्णासु शीलासु न और मृग्या। अब पूरे श्लोक का अर्थ कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं वापिस बता रहा हूं। सुवर्ण मरु ही ये न दृष्टः, ये न दृष्टः
तेन क्वचित सुदृश्यम किम दृष्टम। ये सुमेरु शृंग मरो स्फुटम भांति ते ही कृष्णासु शीलासु न प्रज्ञा। मरु प्रदेश की विशेषताएं बताई जा रही है कि मरु प्रदेश में क्या क्या होता है, और ऐसा दृश्य जिसने कभी नहीं देखा, मानो उसने जीवन में कोई अच्छा दृश्य नहीं देखा। कोई विदेशी सैलानी मानो वो पूरा भारत भर में जिसने भ्रमण किया और जिसने मरु प्रदेश के उस सौंदर्य को नहीं देखा, उस रेगिस्तानी भूभाग, वो रेतीले टीले, वहाँ के लोगों का गायन वादन, वो पक्षियों का नर्तन, वो अगर नहीं देखा तो मानो उसने कोई अच्छा दृश्य नहीं देखा। तो सुवर्ण मरु, सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्णिम आभाओं से युक्त, सोने जैसी चमक वाला। जो रेतीली बलुआ मिट्टी है, वहाँ की जो बारीक रेत है, वो रेत उसमें जो चमक होती है और सूर्य की जो किरणें पड़ती है, उसके कारण वो किरणें, वो रेत और चमक उठती है, स्वर्णिम मरुस्थल का आभास कराती है। और ऐसे ही जैसलमेर का किला जो पीले पत्थरों से बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे रेतीले समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुआ। तो उस किले पर वो जो रेतीले टीलों की जो चमक है, वहाँ की जो किरणें रिफ्लेक्टिंग होती है, तो उससे वो किला और भी ज्यादा चमक उठता है। इसीलिए उसको स्वर्ण पत्थरों से बना हुआ किला माना जाता है। तो सुवर्ण मरु, स्वर्णिम आभाओं से युक्त विविध रंगों वाला जो ये मरु प्रदेश है, ही ये न दृष्ट, निश्चय ही जिसने कभी नहीं देखा है, तेन उसने मानो क्वचित सुदृश्यम किम दृष्ट, मानो कोई अच्छा दृश्य कहाँ देखा। जिसने सुवर्ण यानी स्वर्णिम आभाओं से युक्त उस रेतीले रेगिस्तान को जिसने नहीं देखा, मानो उसने कहीं कोई अच्छा दृश्य किम दृष्ट नहीं देखा है। ये सुमेरु शृंग, जो सुमेरु पर्वत की चोटियां, जो सुमेरु पर्वत वैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो कि बर्फीली चोटियों से युक्त है, तो बर्फ चांदी जैसे चमक वाली होती, तो सूर्य की किरणें जैसे उसमें पड़ती तो भी वो चमक उठता है। तो वैसे ही जो रेतीले टीले हैं वो सुवर्ण है, स्वर्णिम आभाओं से युक्त है, एकदम पीली किरणें जो रोशनी होती है। तो ये सुमेरु शृंग, सुमेरु पर्वत की चोटियों के समान मरु प्रदेश में स्फुटम भांति स्पष्ट रूप से चमकते हुए प्रतीत होते हैं। क्या रेतीली जो चोटियां है, वो जो शोभा है, ते ही वो निश्चय ही कृष्णासु शीलासु न बढ़िया, वो इन काली पर्वतीय चट्टानों में सौंदर्य नहीं देखा जा सकता। जैसे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की जो पर्वतीय चोटियां हैं, जो काले पत्थर है, तो इनकी अपनी सुंदरता है, इनकी अपनी महिमा है। अरावली पर्वत श्रृंखला है या विंध्य हिमाचल की जो श्रृंखलाएं हैं, इन पर्वतों की अपनी शोभाएं हैं। किंतु रेतीले पर्वतीय टीले जो सुमेरु पर्वत की चोटियों के समान मरु प्रदेश में स्पष्ट रूप से चमकते हैं, वैसी शोभाएं ते ही वे निश्चय ही कृष्णासु शीलासु न होंगे। वे निश्चय ही कृष्ण जो काली पर्वतीय चट्टानें हैं, कृष्ण इति काली और शीलासु इति चट्टानों न होंगे, नहीं खोजी जा सकती। आप जो रेतीले पठार बन जाते हैं, तो हवाएं चलती है तो उनमें ऐसी इस प्रकार की लकीरें बन जाती है, रेतीले दोहरे बनते जाते हैं इस तरीके से। तो वो ऐसी लगती है जैसे सीढ़ीदार, और उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो एक दूसरे पर रिफ्लेक्टिंग करते हुए चमकते हैं। और फिर हवाओं की रफ्तार से वो कभी इधर आ जाती है, वो कभी चोटियां अपनी दिशा बदल देती है। तो ये शोभाएं वास्तव में कृष्ण शिलाओं में, काली पर्वतीय चट्टानों में नहीं खोजी जा सकती है। यहाँ पर आपको जैसे ये शब्द है दृष्टम, तो मूल दृष्ट धातु है और त प्रत्यय है और नपुंसक लिंग का स्वरूप है। ये शब्द है सुदृश्यम, तो सु प्लस दृश्य प्लस यत् प्रत्यय, यत् प्रत्यय भी कह सकते हैं, क्या प्रत्यय भी कह सकते हैं। इस प्रकार आप
व्याकरण ज्ञान टिप्पणी भी लिखते रहे, जिससे आपकी व्याकरण, प्रत्यय, समास, संधि, उपसर्ग आदि शब्दों पर भी पकड़ हो। ये श्लोक आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तीसरा श्लोक देखिए। रम्य क्वचित सेकत वप्रसानो सुकोमले बास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केषां न चेतांसि विकासन्ति। क्वचित पहला शब्द क्वचित, रम्य, सुकोमले, बास्वती हेमवर्णे, सेकत वप्र सानो, सेकत वप्र सानो प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केषां, केषां के बाद आप प्राणी नाम भी लिख सकते हैं। प्राणी नाम यदि षष्ठी बहुवचन प्राणियों का, तो प्राणियों में जीव जंतु पशु पक्षी इंसान सभी आ जाते हैं। या फिर जना नाम, जन शब्द का षष्ठी बहुवचन भी लिख सकते हैं। जना नाम भी जनस्य जनियो, जना नाम लोगों का। न चेतांसि विकास, कैसा न चेतांसि विकास, या कैसा चेतांसि न विकास। यहाँ पर आप चेंज करते हैं, ये 16 और 16 कैसा जनानां चेतांसि न विकास होती। एक बार अन्वय वापस बोलना। क्वचित रम्य सुकोमले बास्वती हेमवर्णे सेकत वप्र सानो प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केषां प्राणिनां या जनानां चेतांसि न विकास होती। क्वचित, क्वचित यानी कहीं कहीं पर, जो रेतीले धोरे में, रेतीली जो धरती है वहां पर जिस प्रकार वो बल कई रेखाएं पड़ी हुई होती है, ऐसे लहरें बनी हुई होती है, तो वो बलुआ जो रेत है वो एक पर एक सीढ़ी नुमा बनते रहते हैं। ऐसे क्वचित रम्य, कहीं कहीं पर रमणीय, सुकोमल, सुकोमल यानी नर्म मखमल का आभास कराने वाली उस रेत में, चाहे आप कैसे भी कपड़े पहन के आप चाहे वहां सो जाएं या उसमें लोट होकर खड़े हो जाए, पर वो मिट्टी आपके कपड़ों पर, वो रेत आपके कपड़ों पर नहीं चिपकेगी, चाहे आपने सफेद कपड़े पहन के या किसी। इस प्रकार नर्म मखमल का आभास कराने वाली बास्वती हेमवर्णे, बास्वती थी चमकती हुई, हेमवर्णे सोने के समान रंग वाली। जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो स्वर्णिम आभाएं बिखेरती हुई। सेकत वप्र सानो, सेकत यानी बालू रेत की जो टीले हैं उनकी चोटियों के ऊपर, सानो इति चोटी के ऊपर जो बालू रेत के टीले हैं, सेकत वप्र का अर्थ होता है बालू रेत के टीले यानी पठार, उनकी चोटियों के ऊपर, सानो इति चोटियों के ऊपर प्रातः प्रदोषे सायंकालीन समय में और सुबह का, प्रदोष इति सायंकालीन समय, प्रातः यानी सुबह का समय जब सूर्य उदित होता है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा और थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाता है, स्वर्णिम लालिमा छा जाती है, तो ऐसा सुबह के समय में या फिर सायंकाल के समय में जब संध्या सूर्य अस्त हो जाता है, इन दोनों समय में जब सुख पूर्वकम स्थितानां, सुख पूर्वक बैठे हुए, कैसा प्राणिनां या कैसा जनानां, किन प्राणियों के या किन लोगों के चेतांसी न विकास होती, चेतांसी यानी मन, न विकास होती, विकसित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, अर्थात सबके मन प्रसन्न हो जाते हैं। उस रेतीली धरती में, उस रेतीली धरती में जो रमणीय है, सुकोमल नर्म मखमल का आभास कराने वाली, चमकती हुई, सोने के समान चमकती हुई जो बालू रेत के टीले हैं, उनकी चोटियों के ऊपर प्रातः प्रदोष, सुबहकालीन समय में और सायंकालीन समय में उन टीलों पर, चोटियों के ऊपर बैठे हुए किन व्यक्तियों
के किन प्राणियों के मनों को प्रसन्न नहीं करती है। अर्थात फिर अर्थात करके हिंदी में आगे लिखना, अर्थात वहां पर बैठे हुए सभी प्राणियों के मन संतुष्ट हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं या आनंदित हो जाते हैं। इस तरीके से आप अर्थात सर्वेषां चेतांसी विकास होते हैं, अर्थात सबके प्राणियों के मन विकसित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर आपके 3 श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये आगे जो श्लोक है इनका अन्वय करते समय आपको शुरुआत से मरु प्रदेश से शब्द लिखना है। मरु प्रदेश से या थार प्रदेश से या मरो कोई भी शब्द लिख सकते हैं। मरो प्रदेश से सह शीतलः गंधवः समीरः तिथिराणां स मधुरः और विरावः वर्ण विभूषणानां, ये पूरा ये शब्द है, वर्ण विभूषणानां तत् नर्तनम्, तत् नर्तनम्। यहाँ पर एक संधि होती है तत् प्लस नर्तनम्, जो आपको व्याकरण प्रश्नों में भी देंगे। तो इसका इस संधि का नाम है अनुनासिक संधि। व्यंजन संधि के बाद है अनुनासिक संधि। इसके बाद पूर्वनुमाना सा समुद्रति। और इससे जो ऊपर वाला 3वें नंबर का श्लोक था उसका जो अंतिम वाली लाइन है वो वापस यहाँ पे आ जाएगी। पूर्वनुमाना च सा समुद्रति। आगे क्वेश्चन में लिख देना कैसा चेतांसी न विकास होती। अब यह श्लोक आपके पूरा कंप्लीट होता है। एक बार वापिस बोल देता हूँ। मरु प्रदेश से सबसे पहले ये शब्द लिखना है। मरु प्रदेश से स शीतलः गंधवः समीरः तिथिराणां स मधुरः विरावः वर्ण विभूषणानां तत् नर्तनम् पूर्वनुमानां च सा समुद्रति केषां चेतांसि न विकास होती। इस तरीके से आप अन्वय करते हैं। श्लोक लिखते हैं, फिर अन्वय, उसके बाद हिंदी अनुवाद और फिर व्याकरण ज्ञान की। फिर सप्रसंग संस्कृत व्याख्या भी साथ में दी जाएगी, आप लिखने का अभ्यास करें। तो अब हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका। मरु प्रदेश में, अब मरु प्रदेश सप्तमी विभक्ति लगेगी। थार प्रदेश से, मरु प्रदेश से, रेगिस्तानी क्षेत्र, जो भी आप लिखना चाहें ये पहले लिखा सप्तमी। तो मरु प्रदेश में स शीतलः गंधवः समीरः, वो शीतल, शीतल यानी ठंडी, गंधवः सुगंध का बहाने वाली, वह इति वहन करना, क्या वहन करना, बहाना, किसको, सुगंध, सुगंध को बहाने वाली वो समीरः हवाएं, यानी सुबह के समय और सायंकालीन रात्रि के समय जो बहने वाली शीतल मंद सुगंधित गवनें हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्र की ठंडी सुगंधित वन्य गवनें। स तिथिराणां मधुरः विरह, और वो तितरों का, तितरों के झुंड, जिसको बटबड़ पक्षी भी कहते हैं, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बटबड़ पक्षी कहते हैं, और कुरजां पक्षी भी उसी क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। तो तितरों का, तितर नामक पक्षियों का वो मधुर कलकूजक, उनकी आवाज में वो बोलना, और वर्ण विभूषणानां इति मयूरों का, मोरों का, मोर का पर्याय शब्द है तो षष्ठी बहुवचन, तो मोरों का वह नाचना, पंख फैलाकर सुबह सायंकालीन समय में वो नर्तन करना, नाचना। और पूर्वनुमाना, जो कृष्ण मृग है, कुछ सफेद कुछ काले, तो ऐसे जो छोटे छोटे कृष्ण मृग हैं, उन कृष्ण मृगों के झुंड का च सा समुद्रति,
उछल कूद करना, तेज तेज छलांग मारते हुए आगे से आगे बढ़ते जाना, केशाम चेतांसी न विकास होती, किसके मनों को प्रशंसित नहीं करता। यानी वहाँ बैठे हुए उस रेगिस्तानी क्षेत्र में बैठे हुए प्रातः प्रदोष के समय बैठे हुए उन सभी लोगों के मन वहाँ प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर ये 4 श्लोक आपके कंप्लीट होते हैं। बाद वाले श्लोक अगले बार की वीडियो में देखेंगे। तो इन श्लोकों का आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है और सप्रसंग संस्कृत व्याख्या भी, क्योंकि आपके श्लोकों की संस्कृत व्याख्या भी आएगी, तो आप संस्कृत व्याख्या भी लिखने का अभ्यास कीजिए। आपको वीडियो फाइल के माध्यम से सप्रसंग हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या दोनों भेज दिए जाएंगे और व्याकरण ज्ञान और अभ्यास प्रश्न भी आपको सहायक जो कंप्लीट करके दिए जाएंगे, तो आप उनको लिख करके अभ्यास करें। धन्यवाद।